Dear students, this is intended to share with you all my opinion, my comments and my solution on the CA Final SFM November 13 paper. Before I start digging into the paper, let us all acknowledge that when a student prepares for a subject like SFM, which is very practical and very numerical, the student नंबर 1 प्रिपेयर्स कॉन्सेप्ट्स के पोर्टफोलियो में, उसको CAPM आता हो, उसको आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी आता हो, उसको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट समझ में आता हो, फॉरेक्स में उसको क्रॉस रेट निकालना आता हो, उसको मनी मार्केट कवर आता हो, उसको कोटेशंस आता हो. ओके, अपने क्लास में वी स्पेंड अराउंड 90 क्लासेस, 3 आवर्स ईच, अराउंड 300 आवर्स ऑफ क्लासेस. आप लोग घर पे अराउंड 500 आवर्स फर्दर देते हैं, तो वो 800 घंटे की एफर्ट के बाद आप SFM पेपर देने एग्जाम में बैठ रहे हो. You should be full of confidence that yes, चाहे कुछ भी आ जाए अपने कर देंगे. Easy पेपर का मतलब क्या होता है? Easy पेपर का मतलब होता है कि पेपर में 60-70% या तो पास्ट पेपर से आ गया, या RTP से आ गया, या मॉक एग्जाम से आ गया, या इंस्टीट्यूट के मैथ से आ गया. तो जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार ये मेरा किया हुआ है. दैट्स एन ईजी पेपर. डिफ़िकल्ट पेपर क्या होता है? जहाँ पे पास्ट पेपर्स, RTP, मॉक पेपर से कुछ नहीं आया, सारे नए क्वेश्चंस आए. हम लोग दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज वी हैव डन कॉन्सेप्ट्स, वी हैव डन कवरेज. तो इजी आए या डिफिकल्ट आए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर. इनफैक्ट अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो एब्सोल्यूट लेवल में मार्क्स में नॉट कम 95-100, बट रिलेटिव लेवल पे जो कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर किया है उसका पेपर हमेशा बढ़िया जाएगा एज कंपेयर टू कोई और स्टूडेंट जो केवल सम्स को मगअप करके चला गया. अपने इजी और डिफिकल्ट दोनों के लिए ही बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं. हाउएवर, अगर पेपर ना इजी है ना डिफिकल्ट है बट एम्बिगुअस है, उसमें मिस्टेक्स है, उसमें क्वेश्चंस है जिनमें लैंग्वेज क्लियर नहीं है, वैसे पेपर के लिए तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग स्टूडेंट भी सह नहीं पाता है उसको. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द करंट SFM पेपर. देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर एम्बिगुअस, देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर मिस्टेकन. तो स्टूडेंट का इतना कैपेसिटी चाहिए था कि वो सम को पढ़े, समझ जाए मिस्टेक है, मिस्टेक्स को सही करे और सही करके फिर सम करे. और दैट इज टू मच ऑफ एन आस्क. इतना कैपेसिटी कैसे बिल्टअप हो सकता है कि अपने मिस्टेक्स भी स्टूडेंट को समझना सिखा दे. ठीक है, लेट मी पॉइंट आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर रॉन्ग, दैट कंटेन्ड एम्बिगुअस लैंग्वेज. Okay, you know question number 1 is compulsory in the exam. So let me take you to question number 1B. Question number 1B जो एग्जाम में आया था, let me take you to that question. 1C, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1C में मैं आपको ले चलता हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 1C में इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन सेट किए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1C. बी विथ मी प्लीज. You as a foreign exchange dealer of your bank are informed that your bank has sold a TT on Copenhagen for Danish kroner 10 lakh at the rate of Danish kroner equal to rupees 6.5150. तो बैंक ने, डीलर ने डेनिश क्रोना बेच दिया है, सेल कर दिया है. कौन से रेट पे? 6.5150 पे DK के सेल कर दिए. सेल करना माने क्या होता है? शॉर्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजैक्शन. तो अगर मैंने शॉर्ट कर दिया है डेनिश क्रोना और मैं उसको कवर करना चाह रहा हूं तो मेरे को डेनिश क्रोना क्या करना पड़ेगा? बाय. आई हैव सोल्ड डेनिश क्रोना, आई हैव टू बाय डेनिश क्रोना. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पिछले टर्म में आया था जिसमें हांगकांग डॉलर सेल कर दिया है और उसको हांगकांग डॉलर को बाई करना है. पिछले टर्म में क्वेश्चन नंबर 1 था. सेम क्वेश्चन है, ये है डेनिश क्रोना. कहां से कवर करना है? इधर इन द लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क मार्केट, दो जगह से कवर करना है. ओके, तो अपने को रूपी पर डेनिश क्रोना का रेट निकालना है. रूपी पर डेनिश क्रोना का रेट सिंपल सा, मैं क्रॉस रेट का, सब जन प्रिपेयर्ड है, सबको क्रॉस रेट निकालना आता होगा. खासकर जो लोग क्लासेस कर रखे हैं, यू मे रिमेंबर दैट जब क्रॉस रेट मल्टीप्लाई से आता है तो बिड इनटू बिड, आस्क इनटू आस्क, और जब क्रॉस रेट डिवाइड से आता है तो बिड बाय आस्क और आस्क बाय बिड. ठीक है, दिस इज द स्टाइल वी हैड फॉलोड. सम स्टूडेंट्स
वे कंप्लेनिंग दैट सर DKK, कॉपेनगेन, ये सब करेंसीज आ गया. दिस कंप्लेन इज नॉट जस्टिफाइड. पूरा फॉरेक्स समझाया गया आपको A by B के हेल्प से, वेदर A B रूपी हो, डॉलर हो, साउथ अफ्रीकन रैंड हो, स्विस फ्रैंक हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, DKK हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर. तो हम लोग को उससे कोई इशू नहीं है. अब डेटा क्या दिया हुआ है देखिए. मुंबई, लंदन, यानी रूपी पर पाउंड, मुंबई रूपी, लंदन पाउंड. रूपी पर पाउंड 74.3, 74.32, परफेक्ट. अपने को क्या चाहिए? रूपी पर DKK. तीसरा रेट देखिए, लंदन कॉपेनगेन. कॉपेनगेन इज अ प्लेस इन डेनमार्क. तो लंदन कॉपेनगेन, तो पाउंड पर DKK, ठीक है. बट जो कोटेशन है उसमें DKK है. इसका मतलब ये रेट है DKK पर पाउंड. जैसे ये रेट मुंबई और लंदन में रूपी टर्म्स में दिया हुआ है, और दिस इज रूपी पर पाउंड. वैसे ही ये रेट लंदन और कॉपेनगेन में DKK में दिया हुआ है. दिस रेट इज DKK पर पाउंड. रूपी पर पाउंड, DKK पर पाउंड. मैं फर्स्ट और थर्ड रेट की बात कर रहा हूँ. रूपी पर पाउंड, DKK पर पाउंड, दोनों को अगर डिवाइड करें, क्या करेंगे? डिवाइड. तो डिवाइड करने से पाउंड पाउंड कट, और क्या आ जाएगा? रूपी पर DKK. तो एकदम ईजी है, सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं, किया भी है. ये हुआ अगर हम लोग लंदन से कवर करेंगे तो. बट हम लोग न्यूयॉर्क से अगर कवर करेंगे तो रेट क्या दिया है? लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कॉपेनगेन. और दिस इज रॉन्ग. दिस लंदन cannot be London, it has to be Mumbai, Mumbai, New York, New York, Copenhagen. यानी ये जो सेकेंड रेट है वो मुंबई होना चाहिए था, तब जाके स्टूडेंट को समझ में आता ठीक है रूपी पर डॉलर, डॉलर पर DKK पर डॉलर. तो फिर से रूपी पर डॉलर, DKK पर डॉलर, डॉलर डॉलर कट और रूपी पर DKK आ जाएगा. बट सिंस ये लंदन दे दिया तो स्टूडेंट को क्या लगा कि ये तो पाउंड और डॉलर के बीच का रेट है. स्टूडेंट को लगा ये तो पाउंड और डॉलर के बीच का रेट है, तो उस केस में रूपी पर DKK कैसे आएगा? तो ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, शैटर्ड. मेरे स्टूडेंट्स क्रॉस रेट निकालने में सुपर्ब एक्सपर्ट है, बट वो लोग यहाँ स्टकअप हो गए. उनमें से कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक 5% इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं जो लोग रेट को देखे 49.25, रेट देखो एक बार आप लोग 49.25, और रेट को देख के समझ गए ओके यार ये तो रूपी पर डॉलर है. बट अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक ना. इट हैज़ टू बी ओवर हियर मुंबई, न्यूयॉर्क. तो उन्होंने इसको ठीक से लिखा नहीं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक गए और वो लोग ये सब नहीं कर पाए. एंड दिस क्वेश्चन इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन 1B. तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ सेटिंग द सम. गलत सम है. इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए इन द एग्जाम हॉल. और परेशानी से क्या इफेक्ट होता है आप लोग को पता है? वो सब में साइकोलॉजिकल डिफिडेंस आया, नेक्स्ट सब में आएगा. उसका केवल 5 नंबर का इम्पैक्ट नहीं है. अगर इंस्टीट्यूट इसमें फुल मार्क्स देता भी है, जो कि देना चाहिए, तब भी वो 5 नंबर देने से स्टूडेंट को सेटबैक नहीं मिला है. ओके, द लॉस इज मच बिगर. देन लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 2. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट 1 सेकेंड. या हैव अ लुक एट द सुपर्ब सम, क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, और ये आज तक 2000 से लेके 2013 तक मेरे ख्याल से, मेरे जहन में जो है 3 या 4 बार एग्जाम में आया हुआ है. 3 या 4 बार आया हुआ है. RTP में भी है, क्लास में कराया हुआ भी है. स्टूडेंट मस्त होके एग्जाम में इसको राइट किया होगा, सब खुशी है. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सम तो रॉन्ग है. ये सम रॉन्ग है. लुक एट द सम. मिस्टर राम इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज क्या है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और GOI. गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और GOI. इनका कॉस्ट दिया हुआ है, कितने में राम ने इसको खरीदा था. इनका डिविडेंड दिया हुआ है, क्या डिविडेंड मिला, ठीक है. इनका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्या मार्केट प्राइस मिला. और इनका बीटा दिया हुआ है कि क्या बीटा है. नाउ लुक एट दिस लास्ट पार्ट, बीटा 1. हैव अ लुक प्लीज. बीटा 1. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का बीटा 1 दिया हुआ है. अगर गवर्नमेंट का बीटा 1 होता है तो फिर एक टीचर स्टूडेंट को क्या समझाए? माने व्हाट पोर्टफोलियो शुड आई टीच माई स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा 1 होता है? एवरीबडी नोज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा जो है वो 0 होता है, मार्केट का बीटा 1 होता है. एक स्टूडेंट ने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला कि सर मैं ये सम करके नहीं गया था, पर मेरा कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी को RM माना है. क्या माना है? मार्केट. क्योंकि बीटा 1 दिया हुआ है.
कहाँ गलत है वो स्टूडेंट, आप लोग सोचिए, कहीं गलत नहीं है। बीटा 1 तो मार्केट का होता है, उसने उसको मार्केट मान के सम सॉल्व किया है। आई नो इंस्टीट्यूट उसको 0 देने वाला है, 0 देने वाला है। ओके, और क्या रीजन है उस 0 देने का? कोई रीजन नहीं है। जवाब दे दो, क्या रीजन है 0 देने का? क्योंकि ये सम 6 बार आया हुआ है और 6 बार एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें अपने ये कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, डिविडेंड को ऐड कर देते हैं, मार्केट प्राइस को ऐड कर देते हैं। ये चारों को मिला के गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और GOI को मार्केट मान लेते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, आई मस्ट हैव डन 5000 सम्स ऑन पोर्टफोलियो टिल नाउ। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और GOI इस सब में मिला के मार्केट बन गया। क्यों बन गया? तो गॉड नोज ये लोग सम कहाँ से पिकअप करते हैं। कोई इंसान एक बार मिस्टेक करे तो अलग बात है, 2 बार करे तो चलो कोई बात नहीं है, पर 2, 3, 4, 5 जिंदगी भर एक इंस्टीट्यूट अगर इस तरह से मिस्टेक करेगी और इस तरह के स्टूपिड सम सेट करेगी, कभी भी अपना करेक्शन नहीं करेगी, तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। आई मे बी साउंडिंग बैड बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर दैट हैज़ टू बी शेयर्ड, ओके, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स ने सम राइट किया होगा, आप लोग को फुल मार्क्स मिलने वाला है, बट द सम इज रॉन्ग। व्हाई आर यू सेटिंग रॉन्ग सम्स इन द एग्जाम? व्हाई डोंट यू इंप्रूव योर ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि आप करेक्ट सम सेट कर पाओ। एग्जाम्पल ऑफ अ करेक्ट सम विच आई अप्रेज द इंस्टीट्यूट इज क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B, ये जो सम आया था एग्जाम में, सुपर्ब सम, नया सम है, स्टडी मैट से नहीं है, RTP से नहीं है, मॉक एग्जाम से नहीं है, नया सम है। क्या चीज का सम है? कनेडियन डॉलर पेएबल है। एक US फर्म का कनेडियन डॉलर पेएबल है, तो कनेडियन डॉलर पेएबल है, इट्स अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। और क्या करने बोला है? या तो फॉरवर्ड कवर या ऑप्शन कवर, यानी या तो F+ या C+। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। इसमें जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए सम, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, एक एक्सक्यूज जरूर है कि सिंस आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से परेशान हो गए थे, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, इसलिए जाहिर है वहाँ जाते जाते आपका कुछ एनर्जी बचा ही नहीं था, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आई सिंपथाइज। बट अदरवाइज ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, ये एक्सक्यूज एकदम नहीं चलेगा कि सेम सम हम लोग का किया हुआ नहीं था। फॉरवर्ड, मनी मार्केट, ऑप्शन कवर, क्या आपने कमती की है क्लास में? भर देते हैं अपने कवर करके। डेरिवेटिव में आई हैव टेकन दिस टर्म 20 क्लासेस। डेरिवेटिव में देयर आर people who prepare SFM perhaps in 40 classes और डेरिवेटिव चैप्टर में 20 क्लासेस, मतलब 70 घंटे क्लास में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। और क्या करेंगे? और उसके बावजूद अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते हो, कहाँ से हो पाएगा? यू हैव टू रिवाइज SFM मल्टीपल टाइम्स एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एग्जाम में सबसे वर्स्ट पेपर आने वाला है, ये आप अज्यूम कर लो। जब आप उस वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तब जाके आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। तो यू नीड टू रियली अपग्रेड योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2B के बारे में नो कंप्लेन्स, हैट्स ऑफ टू द इंस्टीट्यूट, वेरी गुड सम, वी वेलकम सच सम्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, फुल क्लैरिटी है, ठीक है। वैसे ही आगे चलते हुए और जो सम्स है अगर आपसे ब्रीफली शेयर करूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। Now this was a simple sum on leasing. लीजिंग का सम था, लीज वर्सेस बाई का जो सम होता ना, लेजी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पार्ट, लेजर पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड पार्ट, ये लीजिंग का सम है। हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो इस सम को कर सकता है। कंप्लेन क्या सुनने में आई, सुनिएगा। कंप्लेन है, स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि सर सम में लेजी भी था, लेजर भी था और केवल 10 नंबर का सम। दिस इज नॉट डन। To some extent you can say that yes, the sum could have been of 12 marks or 16 marks, but believe me, होता क्या है ना, जिन लोग का कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, जिन लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लोग ठीक उसको सल्टा देते हैं। मैं मान रहा हूँ कि एवरेज पर्सन का कैलकुलेशन स्पीड उतना फास्ट नहीं होता है, इसीलिए क्लास में माइंडेड जो लोग क्लास किए हैं, हम लोग रिटन पे, राइटअप पे बहुत फोकस करते हैं कि चलो साथ में सम करेंगे। कैलकुलेटर्स लेके बैठते हो। आई डू नॉट teach in a passive manner, I am aggressive, I expect all my students to be aggressive। तो जो बंदा कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाता है, वो बंदा ठीक इस सम को, जैसे जब पेपर देखा क्वेश्चन नंबर 3 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, लीजिंग का सम है, ही कैन फिनिश इट ऑफ एज फास्ट एज पॉसिबल। तो टू सम एक्सटेंट मार्क्स के बारे में इशू है, बट ठीक है, दैट्स ओके, वी एक्सेप्ट दिस सम। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सम जो स्टूडेंट को राइट करना चाहिए था, ओके, नो एक्सक्यूज फॉर इट। नाउ another new sum which came in the exam
and about which I have no complaints, it was a perfect sum, was question number, just one second. Question number 4A, beautiful. Question number 4A was a sum on simple understanding of bonus issue. माने ये सम में इतना कॉमन सेंस का सम है कि कोई बंदा सपोज बाई चांस एसएफएम रिवाइज करके नहीं गया, उसको एक फॉर्मूला नहीं आता है, ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग, क्वेश्चन नंबर 4A वो बंदा भी कर सकता है. सिंपल कॉमन सेंस का सम. ठीक है, मैं इस वीडियो में जाहिर है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैंने सॉल्यूशन और कमेंट्स अपना सारा कर दिया है, जो कि मैं लोड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, प्लस हमारी वेबसाइट पे लोडेड आप देख सकते हो. मैं आपसे केवल एक अलग से एक फोकस अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग कैसे प्रिपेयर करें, प्लस इंस्टीट्यूट को संबोधित कर रहा हूं कि वो लोग इस पेपर को करेक्ट करते समय फेयर हों. हम लोग को इजी करेक्शन नहीं चाहिए, बट प्लीज़ आप फेयर हो, आप समझो जो मिस्टेक्स आपने कमिट की है उस मिस्टेक को समझते हुए क्या मार्किंग होनी चाहिए. अगर जो बंदा सेट किया है उसको ये सम दिया जाता और उसको गलतियाँ फेस करनी पड़ती, वो क्या करता. और प्लस फ्यूचर में प्लीज़ अपने पेपर को ऑडिट करो, 10 बार ऑडिट कराओ कम से कम एसएफएम पेपर की, जिससे कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4A वाज गुड. क्वेश्चन नंबर 4B हैज़ अ प्रॉब्लम. आई एम नॉट विद देम. दिस इज द रॉन्ग वे इन विच दे हैव सेट दिस सम. 4B इज अ सम ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग जिन्होंने किया है. सेंसिटिविटी एनालिसिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसएफएम. ये क्लास पे बोला भी जाता है बिकॉज अभी 2006 या 7 के बाद से सेंसिटिविटी बहुत बार एग्जाम में आ चुका. हम लोग क्लास में सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत बढ़िया से करते हैं, और हम लोग क्लास में जो करते हैं वो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि एनपीवी डिपेंड्स अपॉन प्राइस, एनपीवी डिपेंड्स अपॉन केसी, एनपीवी डिपेंड्स अपॉन सैल्वेज वैल्यू. तो ये जो फैक्टर्स है जिन पे एनपीवी डिपेंड करता है, अगर ये एक फैक्टर चेंज होगा, शॉक होगा, तो एनपीवी पे क्या इफेक्ट आएगा. सेंसिटिविटी, हाउ मच एनपीवी इज सेंसिटिव टू इंडिविजुअल फैक्टर्स. तो ये क्लास में कराया जाता है 2 तरीके से. एक तरीका शॉक अप्रोच, शॉक, हर फैक्टर को शॉक देना है सपोज 10%, और एनपीवी में कितना इफेक्ट आएगा पता लगाना. दूसरा तरीका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच ये बताता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ गया तो वो कौन सा लेवल है जिस पे एनपीवी 0 हो जाएगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, 2 तरीका. इंस्टीट्यूट ने ये इतना बढ़िया सम सेट किया है बिकॉज उन्होंने पहली बार जिंदगी में क्या लिखा, सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको कंडक्ट नहीं करना है, हम लोग कर चुके हैं, वेरी गुड, और उसका रिजल्ट्स दे दिया. तो हम लोग क्लास में क्या किए थे, सेंसिटिविटी कैसे करते हैं, और ये सम में क्या है, सेंसिटिविटी हो चुका है और उसका रिजल्ट्स दिया हुआ है, और आपको बैक कैलकुलेशन से मिसिंग फिगर्स निकालने. ठीक है, तो और अगर बढ़िया स्टूडेंट है, ज़्यादातर लोग कर पाते हैं इस सम को, बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेकेंड पैरा, लुक एट द सेकेंड पैरा प्लीज. फाइनेंस मैनेजर हैज स्टडीड द प्रोजेक्ट विथ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी 7.84% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेंसिटिविटी इज 60%. फिक्स्ड कॉस्ट की सेंसिटिविटी 7% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 60% है. क्या है ये, व्हाट इज इट? बिकॉज इसका तो 2 इंटरप्रिटेशन है. या तो ये बोलना चाह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करने से एनपीवी 7.8% चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज करने से एनपीवी 60% चेंज होगा. तब इशू आती है, सर कितना चेंज करने से, कितना शॉक करे जिससे ये आया, तो बताओ कितना शॉक करे. The only way that it could be solved is by assuming that this is margin of safety. यानी इंस्टीट्यूट बोलना क्या चाह रहे हैं समझिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी था उसको 60% बढ़ाने से एनपीवी 0, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी था उसको 60% बढ़ाने से एनपीवी 0, और फिक्स्ड कॉस्ट जो भी था उसको 7% बढ़ाने से एनपीवी 0. दीज आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो इफ दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाई डोंट यू टेल अस? सेकेंड पैरा में लिखा हुआ रहना चाहिए था ना, दीज आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिगर्स, और अगर ये लिखा रहता स्टूडेंट वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व इट. तो बच्चे अटक गए, सेंसिटिविटी करके गए थे घर से, बट क्लियर नहीं था कि ये सेकेंड पैरा में जो दिया हुआ है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. उनको जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि सेंसिटिविटी का रिजल्ट तो बहुत तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, इलास्टिसिटी, शॉक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो अगर आप बताओगे नहीं कि आपने जो रिजल्ट किया है उस पर आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो हम लोग कैसे बैक कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है,
तो आई वुड कंसिडर द सम टू बी वेरी डिफिकल्ट टू बी डन बाय द स्टूडेंट, ठीक है, बिकॉज इसमें वो अटक जाता, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या दिया हुआ है 7% और 60%। मेरी बात सबसे बेस्ट वो समझ रहे होंगे जो बच्चे एग्जाम दिए और जिन्होंने एग्जाम में फेस करके वहाँ पढ़ा होगा सम, ठीक है, दे मस्ट हैव बीन द वंस हु आर अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट। नाउ स्टिल अनदर सम which is really bad on their part to have given is a sum over here. Just one second, I'm sharing it with you. (6A) a share of tension-free economy is currently quoted at a P ratio of 7.5 times. The retained earning being 37.5% is 3 per share. ये वाला सम करीबन 3 बार एग्जाम में आ चुका, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। ये सम क्लास में कराया हुआ है, स्टूडेंट देखते ही समझ गया होगा कि ये वो वाला सम है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है इस सम में? कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो खुद ही KE होता है। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो KE होता है यार, तो तुम पूछ रहा क्या है? इट इज द सेम थिंग। द करेक्ट लैंग्वेज जो कि 3 बार आया हुआ है, इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 12%, तो वो 12% ग्रोथ रेट है। और ये लोग ग्रोथ रेट यहां लिखना भूल गए, ग्रोथ रेट लिखना भूल गए। सम सिंपल है D1/P0 + G, पर वो G बोला ही नहीं। यहां परेशान स्टूडेंट बैठ के लर्न करके तो गया नहीं है। मोटा मोटी अगर ग्रोथ रेट दिया रहता वो कर देता सम। तो ही इज टोटली कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ बच्चे इतने स्मार्ट है, दे आर सो गुड, दे हैव डन व्हाट, इन्होंने इसको ROE मान लिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या करेंगे? और ये 37.5% क्या था? रिटेंशन रेशियो। तो G = BR करके सम सॉल्व किए। मतलब हैट्स ऑफ टू देम, वेरी गुड। बट द थिंग इज दैट मेरे को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में इसको ग्रोथ रेट मान के किया होगा और नीचे एक नोट दे दिया होगा, यस इट इज अ मिस्टेक, स्टूडेंट्स कुड हैव डन अदरवाइज। अरे यार, जिससे जो परेशानी होती है एग्जाम हॉल में बैठ के, वो सोचो ना आप लोग क्यों नहीं चेक करते हो अपना पेपर सेट करने के पहले? सो दिस इज समथिंग विच स्पॉइल्ड द पेपर। 6A का जो क्वेश्चन है, ये जो मिस प्रिंटिंग है, इसके कारण ये पेपर स्पॉइल हुआ, ठीक है। लेट मी ऑल्सो टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट मी ऑल्सो टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 1। बॉन्ड का सम था जो कि एम्बिगुअस था, मैं नहीं बोलूँगा गलत था, बट विच वॉज एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने बॉन्ड किया हो तो ध्यान दीजिएगा। ABC Limited issued 9% 5-year bond of 1,000 each, having a maturity of 3 years. Look at this language. ABC issued 9% 5-year bond having a maturity of 3 years. फर्स्ट लाइन में गड़बड़ है। 5 साल का बॉन्ड इशू किया, बोला 3 साल का है। चलो मान लिए, बोलना चाह रहा है कि पहले इशू किया था 5 साल का, 2 साल बीत गए, 3 साल है, नो इश्यूज। आगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। 9% ऑफ 1000, 90 एंड 1090, ये मिलने वाला है 90, 90, 1090। क्लियर? द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% फॉर 1 year tenure. It is expected that forward rate of interest for 1 year tenure, forward rate of interest for 1 year tenure F12 is going to fall by 75 basis point. ठीक है, तो 12 से गिरने वाला है 11.25 and further by 50 basis point for the next year in future. और उसके बाद जो F23 होता है वो 50 basis point कम, यानी 10.75। तो अभी 12% है फर्स्ट ईयर का, और वो गिर के 11.25 हो जाएगा, और उसके बाद गिर के 10.75 हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है अभी तक। नेक्स्ट, दिस बॉन्ड हैज अ बीटा वैल्यू ऑफ 1.02। दिस इज ग्रेट स्टफ, बिकॉज कभी भी बॉन्ड का बीटा आज तक एग्जाम में आया नहीं है। बॉन्ड का तो ड्यूरेशन होता है, तो बॉन्ड का बीटा नया कॉन्सेप्ट था। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि बॉन्ड का बीटा मैंने क्लास पे कहीं बोला नहीं है, इट वॉज न्यू थिंग। बॉन्ड का बीटा का मतलब होता है अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा, तो इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना % चेंज होगा? मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना चेंज होगा? दैट्स कॉल्ड बॉन्ड का बीटा 1.02। समझ गए? जैसे यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है ना, तो इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट गिरेगा तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना गिरेगा? 1.02 इंटू 75,
1.02 into 75, दैट्स द मीनिंग ऑफ बॉन्ड का बीटा। तो एक्नॉलेज हो सकता है इसको ठीक से पिकअप नहीं हो पाया हो। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बॉन्ड। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू फर्स्ट पार्ट, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये तो दोनों सेम चीज ही होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सपेक्टेड प्राइस आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज दैट अगर अपने को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है उससे पुल करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, और अगर अपने को बॉन्ड का ही YTM दिया हुआ उससे पुल करते हैं तो प्राइस आता है। तो इस सब में कहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और YTM का डिफरेंस है? तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, जैसे पूछा है इट्स कंफ्यूजिंग। जो भी बॉन्ड जितना भी किया हो, किसी ने कोई CFA लेवल 3 कर रखा है मेरे थ्रू एंड दे ऑल्सो sat for the exam and they were seeing the sum, they were confused. It's confusing language. इसको मैंने सॉल्व किया है, although I do not consider that to be the only solution. मेरे ख्याल से और भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे सॉल्व किया है सुन लीजिए। मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए माना है कि 12% फ्लैट टर्म स्ट्रक्चर चल रहा है, फ्लैट R01 12, R02 12, R03 12। तो उस केस में 90 इंटू PVIFA, 90 इंटू PVIFA 12,3 प्लस 1000 इंटू PVIF 12,3, उससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दिया। तो एक लाइन में आंसर आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। और उसके बाद सेकेंड पार्ट करने के लिए, फॉर द सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 90 इंटू एन्युटी फैक्टर प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने F12 के लिए 12% को 75 बेसिस पॉइंट कम किया, 11.25 आया। फिर मेरे को याद आया नहीं यील्ड बीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ये नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा एक साल बाद? 12 माइनस 1.02 टाइम्स 0.75। इंटरेस्ट रेट अगर 75 बेसिस पॉइंट बाजार की गिरेगी तो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट कितने गिरेगी? 1.02 टाइम्स 0.75। तो ये आ गया F12। वैसे ही थर्ड ईयर का निकाला और निकाल के उसके बाद नया स्पॉट रेट निकाल दिया R02, R03, और निकाल के अलग अलग रेट से पुल किया है। वो आप लोग और क्लियरली अगर इंटरेस्टेड हो तो जो लोडेड सॉल्यूशन है उस पर देख लीजिएगा। तो मैंने ये लिखा है कि ये सम जो है अदर वेज में भी सॉल्व हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या अजम्पशन लेंगे रिगार्डिंग वो जो लैंग्वेज दिया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज द मोर और लेस क्रक्स ऑफ द पेपर विच केम इन द एग्जाम, ऑफ द पेपर विच केम इन द एग्जाम। हाउएवर, लेट मी जस्ट कंक्लूड फॉर ऑल you students who took the exam that पेपर में जो लीजिंग का सम था, पेपर में जो म्यूचुअल फंड का सम था, पेपर में जो गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो का सम था, और पेपर में जो रॉन्ग सम था ना वो सिक्योरिटी एनालिसिस का, जहाँ ग्रोथ रेट देना भूल गया, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस इजीली हो जाने चाहिए थे। मर्जर वाला सम भी एकदम इजी था, मर्जर का सम आई हैव नॉट शोन दैट, बट टू सम एक्सटेंट गलती सम्स आने से आप अफेक्टेड हुए होंगे। बट जिसने ये पोर्शन ठीक से किया, लीजिंग, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड पॉलिसी, मर्जर, ये सब ठीक से किया, और बाकी सम्स में जो ब्रेन लग सकता था वो ब्रेन लगा के आया, मेरे ख्याल से द इंस्टीट्यूट हैज़ शोन इन द पास्ट दैट दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव विद स्टूडेंट्स इन रिगार्ड्स करेक्शन वेन एवर देर इज एन एम्बिगुअस पेपर, एंड द मार्क्स वुड बी बेटर। ओके, एटलीस्ट ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट अपने इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। हमने कवर सब किया था, बट एम्बिग्विटी के कारण थोड़ा सा फ्रिक्शन फेस करना पड़ा। जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हैं, जो लोग क्लास कर चुके हैं और जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनसे मेरा एडवाइस है कि आप को पेन सहना पड़ेगा। मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पेन एंड गेन। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू टेक द पेन्स ऑफ रिवाइजिंग द करिकुलम अ नंबर ऑफ टाइम्स, नए सम्स आने से आप कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाओगे। ऑल्दो हम लोग नए बैचेस में द पोर्टफोलियो ऑफ सम्स और बढ़ा रहे हैं, यानी क्लासेस वुड बी लेंथियर एंड मोर टफर, ठीक है। हाउएवर, आपको जो कराया गया था वो भी सफिशिएंट था। ऑफ कोर्स अगर हो सके तो आप नए स्टूडेंट से उनकी कॉपी लेके नए नए क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करते रहना, ठीक है, जिससे कि आप और बढ़िया से प्रिपेयर कर पाओ। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मेंटल अंडरस्टैंडिंग कि द पेपर इज गोइंग टू बी टफ। इफ़ द पेपर इज गोइंग टू बी टफ, और आपने वैसे प्रिपेयर किया और उसके बाद अगर ईजी पेपर आ गया तो क्या इशू है, ठीक है। तो दीज आर ऑल साइकिल्स, कभी कभी एकदम डिफ़िकल्ट आता है, कभी कभी इजी आता है, कहीं और डिफ़िकल्ट आता है। तो ये साइकिल्स आपको समझना पड़ेगा। गिवन दैट कम से कम कैलकाटा रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स SFM पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और लॉ ऑडिट को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उनका SFM के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो उसमें बढ़िया मार्क्स नहीं उठे।
तो नंबर 1 एडवाइस है, इस तरह से आप एक पर्टिकुलर पेपर पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर एसएफएम पेपर टफ है तो उसमें 80, 90, डिफिकल्ट है 60, 55, 65 वैसे मार्क्स आएंगे, तो आपको लॉ ऑडिट में भी सिंसियरली एफर्ट देना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं आ जाए। सो विथ ऑल दिस आई वुड once again end my sharing with you by telling you that this solution to this entire paper has been loaded by me, okay, on my website. You can visit that. इस वीडियो के साथ भी लिंक कर देने, तो जो लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं पूरा प्रिपेयर्ड है, घर पे May 14 में अपीयर करने वाले हैं और थोड़े वरीड है क्या पेपर आया था, तो आई थिंक आपके फ्रेंड लोग आपको जो बोलेंगे ना ये आया था वो आया था, उससे आप और मिसगाइड होगे। आप ये पेपर देखना, सॉल्यूशन देखना, क्लास से कंपेयर करना क्या किए थे क्या नहीं, एंड यू विल गेट अ वेरी रिस्पॉन्सिव पिक्चर रिगार्डिंग फ्यूचर में कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी डाउट क्लैरिफिकेशन व्हाट्सोएवर, ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।